बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 ही दर्जे आगे थे। बड़े भाई का मानना था कि बुनियाद ही पुख्ता न होगी तो मकान कैसे पायदार बनेगा। बड़े भाई साहब 14 वर्ष के थे और छोटा भाई 9 वर्ष का था। बड़ा भाई 9वीं जमात में था और छोटा भाई 5वीं में। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपियों पर, किताबों के हाशियों पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द को 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल कर के लिखने का प्रयास करते थे। कभी ऐसे शब्दों की रचना करते जिनका कोई अर्थ भी नहीं होता था। छोटे भाई का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मौका मिलते ही वह हॉस्टल से निकलकर मैदान में चला जाता था। वह कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता और कहीं साथी मिल गया कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूदता था, कभी फाटक पर सवार होकर झूलता था और अनेक प्रकार के खेल खेला करता था। जब भी छोटा भाई खेल कर आता, बड़े भाई का हमेशा यही सवाल होता था, कहाँ थे? पर छोटे भाई के पास इसका कोई जवाब ही नहीं होता था। फिर वह इस बात पर छोटे भाई को बहुत कुछ सुना देते थे, जैसे अगर इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर नहीं आएगी। इसी तरह के वह उन्हें बहुत कुछ कह देते थे। फिर बड़े भाई की डांट सुनकर छोटा भाई अपना टाइम टेबल बनाता, परंतु वह उसका पालन ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसने खेलने का समय रखा ही नहीं। इसलिए पहले ही दिन उसने अपने टाइम टेबल की अवहेलना कर दी और मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह सालाना इम्तिहान में भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया। कक्षा में प्रथम भी आया। अब उसमें घमंड आ गया और उसने सोचा कि अब की बार कहा तो वह कह देगा, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखो, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया हूँ। परंतु बड़े भाई ने शुरू में तो कुछ नहीं कहा, पर धीरे धीरे उन्होंने भाप लिया कि अब उसमें अहंकार आ गया और एक दिन उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया। उन्होंने अब की बार उसे अहंकार पर ही एक भाषण दे डाला कि रावण भी एक पूरा भूमंडल का राजा था, परंतु उसके अहंकार की वजह से वह मारा गया और कई अनेक उदाहरण देके उसे समझाने लगे। उन्होंने उसे कहा कि एक बार पास हो गए तो क्या हुआ? अंधे के हाथ बटेर लग गई, ऐसे मानो तुम। लेकिन बटेर हाथ केवल एक बार लग सकती है, बार बार नहीं लगती। कभी गुल्ली डंडे में भी अंधे चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह होता है जिसका कोई निशाना खाली न गया हो। मेरे फेल होने पे मत जाओ। उछल कूद, कबड्डी के वह दांव-घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती उसे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वह मैदान में फिर खेलने चला जाता। अब उन्होंने अपनी कक्षा का उदाहरण देते हुए बताया कि अगर तुम मेरी कक्षा में होगे तो तुम्हारे दांत तले पसीना आ जाएगा। हेनरी 7वीं की जगह अगर हेनरी 8वां लिखता तो सारे नंबर गए। इसी तरह से उन्होंने बहुत कुछ बताया। फिर अगले साल बड़ा भाई फिर फेल हो जाता है और छोटा भाई फिर अव्वल आता है। छोटे भाई में फिर अहंकार भर जाता है। फिर छोटा भाई बाहर पतंग उड़ाने गया हुआ था और बड़ा भाई फिर उसे समझाता है कि चाहे तुम अगले साल मेरी ही जमात में क्यों ना आ जाओ, परंतु रहोगे तो तुम मुझसे छोटे ही। तुम में उतनी समझ नहीं है जितनी मुझ में है और मुझ में भी उतनी समझ नहीं है जितनी हमसे बड़ों में है। फिर बड़ा भाई कहता है, हमारी अम्मी ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं-6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उनमें हमसे ज़्यादा है। इसी तरह से बड़ा भाई छोटे भाई को बहुत कुछ कहता है। अब छोटा भाई सोचता है, मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकोई उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूँ क्या? खुद बेराह चलूँगा तो तुम्हें कैसे सही रास्ता दिखाऊँगा।